हेलो नमस्कार संभई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हरियाणा जेबीटी टीचर एग्ज़ाम के लिए जो इन्वायरमेंट स्टडी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसा सिलेबस दिया गया है और कैसे सवाल पहले एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखो, अगर रिसोर्स की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो बेसिक्स बुक्स हैं जो आपकी जेबीटी प्रिपरेशन में आपने पढ़ी होंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा जो कंटेंट है वो यहीं से ही पूछा जाने वाला होता है। दूसरी जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स होती हैं ये 6 से 12th स्टैंडर्ड की होती हैं। इसके लिए हमने ये पढ़ना ज़रूरी होता है कि जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो स्पेशल 11th और 12th की जो बुक्स बायोलॉजी की हैं वहाँ पर दिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ख़ास बात यह है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है और वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। कोई रिपीटेशन तो नहीं है या कोई उनमें पैटर्न तो नहीं बन रहा कि कैसे कैसे क्वेश्चन से हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक बार हम इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। एनवायरनमेंट स्टडी के लिए जो जेबीटी टीचर एग्ज़ाम है वहाँ से 10 सवाल पूछे जाने हैं। ये आपके सिलेबस हो गया जिसमें लगभग सब कुछ इंटीग्रेटेड करके दे रखा है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। इसमें पेडागोजिकल इश्यूज रिलेटेड भी सवाल पूछे जाने हैं। देखो, ये पहले ही बता रखा है कि जो भी डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो अप टू सेकेंडरी लेवल होगा। इट मीन्स 11th 12th की जो एनसीईआरटी हैं जिसमें ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर हो गए या फिर बायो के कुछ चैप्टर हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में अच्छे से बताया गया है। एक बार हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं जो आपके जेबीटी टीचर एग्ज़ाम के एचटेट के लिए पूछे गए हैं। देखो, यहाँ पर एक बात समझने के लिए ये है कि क्वेश्चंस का केवल आंसर पता करना ज़रूरी नहीं है, जबकि ये जानना है कि ये सवाल कैसे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इनका लेवल कैसा है, इजी हैं, मॉडरेट हैं, इजीली डुएबल हैं या नहीं हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये भी बात समझनी होगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आपको उनको छोड़ना है। तो एक बार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्योरली हमारी बेसिक या स्टैटिक्स सिलेबस से हैं या फिर कुछ करंट अफेयर से भी सवाल हैं। तो देखते हैं सवाल। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। देखो, इसका आंसर तो जब चेक करते हैं तो इसका आंसर क्या है, दिल्ली, जिसने 2008 में ही अपना पहला जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान लागू किया। कार्बनिक पदार्थ के समय नहीं अपघटन के समय मृदा में निम्न में से कौन उत्पादित नहीं होता है। देखो, जब भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो उसमें जल रिलीज होता है, पोषक तत्व हैं वो मृदा में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में रिलीज हो जाती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनती है। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। देखो, इसका आंसर हमको जो ऑप्शंस हैं उसके आधार पर निकालना है कि कौन सा है जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर पार्क, इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत की माउंटेन रेल, एक बार इसको छोड़कर आगे चलते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क हमने पढ़ा है कि ये पश्चिम बंगाल में है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। कालका शिमला रेलवे, देखो ये स्पेसिफिक हो गया, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एक बार हम तीनों ऑप्शन को चेक करने के बाद वापस जब लौटते हैं तो भारत की माउंटेन रेलवे, देखो इसमें पहले का रखा भारत की माउंटेन रेलवे, मतलब कि यह एक से अधिक राज्यों में जरूर होगी। ये भारत की जो माउंटेन रेलवे है ये पूर्वोत्तर में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वो उत्तर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला, और दक्षिण में बात करें तो नीलगिरी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसकी माउंटेन, तीनों को ही वैश्विक धरोहर स्थल जो यूनेस्को की लिस्ट आती है उसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्न में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है। देखो, जब पेड़ों की कटाई होगी तो कौन सी गैस वायुमंडल में बढ़ जाएगी उसके बारे में पूछा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ही आंसर मिल गया हमको। जैसे पेड़ जब कटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ही तो ऑब्जर्व करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो अगर पेड़ पौधे ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें कैसा जैविक संगठक। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में इंपोर्टेंस क्या है, जैविक और अजैविक जो संगठक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी परिभाषा में भी जैविक और अजैविक संगठनों का जो आपस में संबंध होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। देखो, क्लोरोफिल, पलवक, सूर्य का प्रकाश, मृदा अजैविक है, सूर्य का प्रकाश अजैविक है। पलवक है, देखो ये समुद्री खाद्य श्रृंखला या कहें तो जलीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। क्लोरोफिल ये भी अजैविक संगठन है, लेकिन क्लोरोफिल है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। अगला, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। देखो, अब हमें ये क्वेश्चन पढ़ने पर पता चला कि ऊर्जा के स्रोत हैं उनको पढ़ना जरूरी है। कौन सा पारंपरिक है, कौन से गैर पारंपरिक हैं, या कहे तो नवीकरणीय कौन से हैं, अनवीकरणीय कौन से हैं। अगर हम केवल यहाँ से ये टॉपिक समझ गए कि यहाँ से पूछे जाने जो सवाल हैं वो पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नवीकरण, अनवीकरणीय ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उनके एग्जाम्पल याद कर ले और यहाँ से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। मतलब इनका आप यूज बार बार कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। जबकि नाभिकीय ऊर्जा जिसके लिए यूरेनियम वगैरह यूज होता है ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है, तो ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। मुर्दाखोर मतलब कि जो मरी हुई वस्तुओं को खाते हैं। मशरूम मरी हुई वस्तुओं पर उगते जरूर, लेकिन ये मुर्दाखोर नहीं है। गिद्ध मरी हुई वस्तुओं को खाते हैं, ये मुर्दाखोर है। दीमक मुर्दाखोर है, केंचुआ भी मुर्दाखोर है। यहाँ पर मशरूम मुर्दाखोर नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मुर्दाखोर वाला सवाल है ये खाद्य श्रृंखला से जुड़ा है। आपको खाद्य श्रृंखला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पढ़ना जरूरी है कि उसमें उत्पादक कौन होते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, या फिर अगला द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, और अंत में अपघटक कौन होते हैं। यहीं पर आप पढ़ेंगे कि कौन से आप शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर सर्वाहारी होते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए खाद्य श्रृंखला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में खाद्य जाल भी आपको पढ़ना चाहिए और उसका जो डिटेल एनालिसिस है वो आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन देखो, घरों में जलाओ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उत्पादित पदार्थ वायु के साथ संयोजित होती है और रक्त के गैस जड़ वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, इनके बारे में जब आपको पता होगा इनमें कौन सी प्रदूषक गैस है, कौन सी गैर प्रदूषक गैस है। देखो, जब भी हम कोई जलाओ लकड़ी या ईंधन जब जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस उत्पादित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात हो गई। वो रक्त में उपस्थित पदार्थ वायु के साथ संयोजित हो जाते हैं। रक्त में कौन सा पदार्थ होता है, हीमोग्लोबिन हो गया, और जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वह वहन करने की क्षमता को कम करती है। रक्त में कौन सी गैस, देखो ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सीजन की वहनीय क्षमता कम हो जाती है और दम घुटने की शिकायत होती है। इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब सर्दियों में कमरों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए जलाओ का उपयोग किया जाता है और खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं, तब इसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ऑक्सीजन की वहनीय क्षमता ब्लड में कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सर्दियों में अक्सर ऐसी घटनाएं दिल्ली या जो शहरी रीजन है वहां पर देखने को मिलती है, जो बंद घरों में अलाव जलाने से
होती है, क्योंकि इसके कारण जब अलाव जलाया जाता है तो कमरे की ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? देखो, जो बायोमास होता है वो जीव जंतु या वनस्पति का होता है, उसको अगर अवायवीय किण्वन द्वारा बनाया जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी? बायोगैस बनेगी। अगला सवाल देखते हैं। देखो, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है, गलत है। क्षोभ मंडल में उपस्थित होना ओजोन उत्तम ओजोन है, नहीं। क्षोभ मंडल में जब ओजोन होती है तो ये प्रदूषक गैस कहलाती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों अवशोषित करके ऑक्सीजन निर्मित करती है, ये बात भी सही है। ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि करती है, नहीं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की वृद्धि करेंगे तो फिर ओजोन डिप्लीटेशन होगा ही नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन की मात्रा को कम करते हैं। इसका आंसर ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? देखो, ये टॉपिक फिर से ही खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का आ गया। इसका आंसर प्लवक आएगा। निम्न में से कौन फोम जल स्तर को कम नहीं करता है जबकि उसको बढ़ाता है? अपर्याप्त वर्षा कम करती है, बढ़ती बर्फबारी भूमजल स्तर को बढ़ाने में कामयाब होती है, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो नदियां वगैरह आएंगी और नदी वगैरह से ही भूमजल स्तर बढ़ेगा। नलकूपों की बढ़ती संख्या, देखो उत्तरी भारत में नलकूप हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हर साल जो भूमजल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। बढ़ता हुआ उन्मूलन, जब पेड़ पौधों की अधिक कटाई होगी तो वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगी? बढ़ती बर्फबारी। सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या है? आपको यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो भी वेवलेंथ वगैरह होती हैं उनकी एक टेबल देखनी है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। देखो, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा की होती है, फिर एक्स किरणों की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट किरणों की होती है, फिर दृश्य, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। सबसे कम से जब हम सब आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी। सबसे कम गामा की होती है, इसलिए सबसे हानिकारक तरंग दैर्घ्य होती हैं। इसका आंसर आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। ये केवल इतनी बात पूछ रहा है कि कोई वस्तु है वो किसी स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो इसका शब्द देखो संकटग्रस्त नहीं आएगा। पैंडेमिक, आपने कोविड टाइम पर पढ़ा होगा कि कोविड बीमारी पैंडेमिक घोषित कर दी गई WHO के द्वारा। पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक। इसका मतलब ये हुआ कि यह वैश्विक स्तर पर है तो पैंडेमिक नहीं होगा। संधारणीय, सस्टेनेबल, ये भी नहीं होगा। एंडेमिक का मतलब कोई स्पेशल जगह पर कोई जो वस्तु पाई जाती है तो वो एंडेमिक होगी। निम्न में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? यहाँ पर ये देखो, जल प्रसारित रोग, अन्य कारणों से भी जो प्रसारित रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? रोग के बारे में हमको पढ़ना है। रोग के कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ते हैं या लक्षण क्या होते हैं, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, या फिर बात करें कि उनके उपचार क्या हैं। कारक भी बहुत सारे हो जाएंगे। प्रदूषण के कारण होता है, कौन सा गैस के कारण होता है या प्रदूषक गैसों के कारण होता है। जल के द्वारा जनित रोग हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, जीवाणुओं से हो सकते हैं, फफूंद से हो सकते हैं। उनके प्रभाव, लक्षण, शरीर प्रभाव, ये रोग की एक टेबल आप याद कर लें तो यहाँ से सारे सवाल हो जाएंगे। अगला, क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? देखो, क्लोरोफिल पौधों में हरा रंग या पत्तियों का हरा रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए मैग्नीशियम धातु उपयोगी होती है। अगर मैग्नीशियम का लेवल मर्दा में कम हो रहा है तो क्लोरोफिल की मात्रा भी कम हो जाएगी। पौधों की पत्तियां कैसी हो जाएंगी? पीले रंग की हो जाएंगी। अगर उल्टा सवाल पूछा जाए कि किसकी कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण। अगला सवाल, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? देखो, सीपीसीबी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने जो 3-4 जगह निर्धारित की हैं, साइलेंट जोन जिसमें हॉस्पिटल अपने आते हैं, स्कूल आते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इनके लिए दिन और रात के लिए अलग अलग ध्वनि का जो सीमा है वो निर्धारित की है। देखो, जो दिन में होती है और जो रात में होती है उसमें 5 या 10 dB का अंतर दिया है। साइलेंट जोन में दिन में 50, रात को 40, रेसिडेंशियल में दिन में 55, रात को 45, कमर्शियल 65 और 55, इंडस्ट्रियल में 75 से 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55। आप जब ये एग्जाम में जाएं तो ये टेबल याद करके जाएं। अब की बार रिहायशी का है, अगली बार हो सकता है कि साइलेंट जोन का आ जाए, या फिर एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है कि स्कूलों के आसपास दिन में कितनी डेबी तक ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है। तो उसका आंसर 50 होगा, क्योंकि स्कूल, हॉस्पिटल साइलेंट जोन में आते हैं। अगला सवाल देखो, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग किया करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने के लिए अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए और बी को पहचानिए। देखो, हम जब सुबह उठते हैं तो जो घर की गली, मेन गली में जो साधन आता है नगर पालिका द्वारा, उसमें 2 कलर होते हैं, एक नीला और एक हरा। देखो, इसका आंसर हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। पहले कह रहा है कि ए रंग में कचरे का उपयोग करते हैं, जबकि दूसरे में पुनः चक्रित। पुनः चक्रित होगा तो इट मीन्स वो रिसाइकल करने योग्य है। रिसाइकल करने वाला किस में आएगा? ग्रीन वाले में। तो देखो, बी में कौन सा आएगा? हरा, ये इसी में दे रखा है। जबकि ए में कौन सा होता है? अपशिष्ट ठोस, तो वो नीला। इसका आंसर ये हो जाएगा। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा होता है? इसका आंसर वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध किरणों क्या आएगा? देखो, यहाँ पर हमको वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ना जरूरी है। इसके लिए ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं उनको भी पढ़ना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन देख करके कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन से, एक दूसरे से जुड़ी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसका ऑप्शन देखो, खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जैव भार का पिरामिड या पौष्टिक तत्व। ये आप स्वयं करने की कोशिश करें। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। देखो, इसमें प्रदूषण से पूछा है, हमने पिछली बार क्वेश्चन पढ़ा है रोग के बारे में, जल जनित। इसमें पूछा है प्रदूषण के कारण। कैट क्राई सिंड्रोम एंड मिनीमाटा, हमको मिनीमाटा का पता है कि ये पारे की अधिकता के कारण होता है। जो मिनीमाटा है ये जापान का एक शहर है जहाँ पर पारा का बहुत ज्यादा मात्रा में निष्कर्षण करने के कारण वहां के लोगों को हुआ, तो इसका नाम मिनीमाटा रख दिया। उच्च रक्तचाप और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरास्मस हमको आवश्यक कर, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। लास्ट में देखते हैं मिनीमाटा एंड फ्लोरोसिस। इसमें देखो, हमको इसका नहीं पता कि कैट क्राई क्या है, जबकि मिनीमाटा का पता है और फ्लोरोसिस का पता है। फ्लोरोसिस का प्रदूषण के कारण ही होता है, क्योंकि जब जल में क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे मुख में दांतों से संबंधित जो बीमारियां होती है, मसूड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है, उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर मिनीमाटा फ्लोरोसिस आएगा। नीलगिरी बारिश गलत इवेंट का चयन करें। कैसे का करना है? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उसमें पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। यहाँ पे एक बार उसको राइट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बच्चे की सुविधा के लिए देखो, यहाँ पर पहले ही इटालिक या बोल्ड करके और उसको ब्लैक करके दिया गया है, ताकि एक बार पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई बस के में क्या आते जाएंगे, उसमें पूछने की कौन सा सही नहीं है, जबकि हम सही वाला करके आ जाएंगे। हो सकता है पहले सही वाला मिल जाए, ऑप्शन भी बढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में सही चौथा ऑप्शन देखेंगे तो सब पूछा है तो सही नहीं बताना है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें देखते हैं कि क्या जगह नीलगिरी बारिश का नजर तमिलनाडु प्रदेश और कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। नौकरी बारिश के लिए ये गलत है, ये मेघालय में है। सिमला बारिश के नजर ओडिशा में सही है। बिहार बारिश के नजर अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो, इसमें भी पूछ रहा कि गलत कथन का चयन कीजिए। पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है।
सही है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों का माप है, ये भी सही है। जैसे कोई भी हम मानवीय क्रियाविधि होती है उसमें कितनी मात्रा में कार्बन रिलीज हो रहा है उसी का हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अगला ऑप्शन वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। देखो वनीकरण का मतलब पेड़ पौधे को बढ़ाना होता है, वन रोपण पेड़ पौधे लगाकर भी उनको बढ़ाना ही होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन अगला वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। देखो टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ये मान रखा है, उनके अनुसार आयन मंडल नहीं आएगा, जबकि सीधा यहाँ पर क्या आएगा? बायोस्फीयर नहीं, वायुमंडल आएगा, या फिर इसका जो दूसरा नाम है थर्मोस्फीयर आएगा। देखो एक बार यहाँ पर देखते हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर जिसका मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है? थर्मोस्फीयर। उनके अनुसार इसकी जगह पर थर्मोस्फीयर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार यहाँ पर ये देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की थर्मोस्फीयर परत को हिंदी में आयन मंडल भी कहते हैं। देखो थर्मोस्फीयर को ही आयन मंडल कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये मान रखा है, क्योंकि यहाँ पर थर्मोस्फीयर ही आना चाहिए, आयन मंडल नहीं लिखा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 का संबंध है। देखो बहुत बार पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, इसका आंसर क्या आएगा? संधारणीय विकास से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इसका मतलब चीज़ों को इस प्रकार से या संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उन बचे हुए संसाधनों का उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? कौन सा हमारा कार्य जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है उसको बताना है। देखो नोट जहाँ पर भी है उसको इटैलिक, बोल्ड और डार्क करके लिखा गया है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे, बिल्कुल सही बात है। कचरे को जला दे, ये गलत काम है। इससे पर्यावरण में प्रदूषक गैसें उत्पन्न होंगी जो पर्यावरण को डिग्रेड करेंगी। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, ये अच्छी बात है। आहार में विभिन्न अनाज खाएं, ये भी अच्छा। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिए जाने वाला पौधा है। देखो इसका आंसर बांस आएगा। बांस 2017 से पहले वृक्षों की सूची में था, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके अब किससे बाहर निकाल दिया? वृक्षों की सूची से, ताकि अब इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है और इस पर किसी भी प्रकार की सरकारी रोक टोक नहीं होगी, न ही ये किसी प्रकार की टैक्सेशन में आएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। ये 2018 का जो स्टेट का पेपर है, इसलिए ये करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? हम बहुत बार देखते हैं, जो किसान वगैरह होंगे तो उनको भी पता होगा कि यूरिया है उसमें जो तेल यूज हो रहा है उसको लेपित कर रहे हैं, वो किसका है? नीम का है। देखो ये कड़वाहट पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नीम का उपयोग कर रहे हैं। नीम का उपयोग यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है कि यह यूरिया को पिघलने की जो दर है उसको कम कर देता है, ताकि जो उसका प्रभाव है वो एकदम से ना बढ़े, जबकि धीरे धीरे होता रहे। इसलिए ये नीम कोटेड यूरिया, अब तो सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का यूरिया है जो पूरे भारत में यूज हो रहा है वो कैसा है? नीम कोटेड यूरिया, ताकि यूरिया की अधिक खपत को नियंत्रण में लाया जा सके। अगला क्वेश्चन, कॉलम में दिए गए दिवसों को कॉलम 2 में दिए गई तिथियों के अनुसार मैच कीजिए। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी तंत्र या फिर कहें तो पर्यावरण की दृष्टि से जो डेट्स हैं, जो दिवस हैं, उनको मैच करना है। देखो इसमें हम अगर 2-3 का भी आंसर आपको पता है तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी निकल जाएगा। देखो आपको पता ही होना चाहिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब होती है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। ये देखो 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब होता है। तो आप 5-7 तो ये हो गई, और 10-5 आप खुद भी याद कर ले अलग से चेक करके। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब मनाया जाता है, टाइगर दिवस या बाघ दिवस कब होता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह हो गए। कुछ की डेट्स याद करनी होंगी, कुछ के दिवस वगैरह याद करने होंगे। तो आप ऐसी एक टेबल बना सकते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग PYQ, तो हम देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न समस्याएं हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको पढ़ना है, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण वगैरह से भी सवाल पूछे गए हैं। इनके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वगैरह हैं। जैसे अभी पूछा गया था कि 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी
उसके बारे में सवाल पूछा गया है। हो सकता है अगली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ ले या फिर क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह पूछ ले। पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट का सबसे हॉट टॉपिक है, इसी के कारण ही तो पर्यावरण अध्ययन शुरू किया गया, ताकि हमें ये जरूरी बच्चों को ये जरूरी समझे जा सके कि पर्यावरण जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह न केवल मानव जबकि किसी भी लिविंग थिंग या कहे तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए ही पर्यावरण अध्ययन बहुत जरूरी है। इसमें इन टॉपिक्स पर पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रोग हो गए, स्वास्थ्य संबंधित नुकसान हो गए, उनके बारे में उनका प्रभाव वगैरह, विभिन्न प्रकार के रोग, कारण, प्रकार, लक्षण, उपचार, सरकार के प्रयास वगैरह हो गए, जैसे अभी इंद्रधनुष योजना होगी सरकार की, आयुष्मान भारत योजना वगैरह होगी, या ये जो कोविड वगैरह है उनके लिए जो सरकार ने प्रयास वगैरह किए, मानव स्वास्थ्य को अच्छे बनाने के लिए जो भी सरकारी प्रयास है या पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं उनको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रमुख दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट हो गए। प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय, जैसे सीपीसीबी के बारे में पूछा है, हो सकता है अगली बार किसी अन्य संस्थान के बारे में पूछ ले। राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनकी स्थापना कब हुई, कार्य क्या क्या होते हैं, योजनाएं वगैरह जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से हैं, जैसे यूएनईपी, एनजीटी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस ने 2015 में जो शुरू किया, अब इनकी संख्या 100 से बढ़कर अधिक देशों तक पहुंच चुकी है। पहले तो ये केवल भूमध्य रेखा के आसपास जो देश आते हैं उन्हीं के लिए थी, लेकिन अब ये पूरे विश्व के लिए ओपन कर दी गई है। प्रमुख कानून संधि समझौते, जैसे इन्वायरमेंट जो समिट हुई थी 1991-92 में, जो रियो समिट पढ़ते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। भारतीय कानून, जिसमें भारतीय वन नीति 1927, इसी में ही बांस को किसमें वृक्ष पौधे में शामिल कर रखा था। अब इसको इसमें से हटा दिया गया। कब? 2017 में, लगभग 90 साल बाद में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऐसे ही कुछ और अन्य इंपोर्टेंट एक्ट हैं। जैसे पेशा, पंचायती राज संस्थान है, उनको पर्यावरण से जोड़कर समझने के लिए 1996 में पास किया जनजातीय लोगों के लिए, और ऐसा ही 2006 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें जनजातीय जो लोग हैं उनकी भूमि वगैरह, जल जंगल जमीन से रिलेटेड कुछ एक्ट पास किए गए। तो इन कानूनों को भी पढ़ना जरूरी है। अदर जो कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, जो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एंड इकोलॉजी है, उसमें जंतु और पादप जगत है, दोनों के बारे में पढ़ना है। दोनों की जो अंतर संबंधी क्रियाएं हैं उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे खाद्य जाल पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला आपको पढ़नी है, ऊर्जा की पिरामिड पढ़ना है, सीधा है, उल्टा है, घास थल का है, वन का है, समुद्री है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। देखो, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हो सकते हैं। बेसिक्स में आपको पता होगा, आपने 10th की क्लास वगैरह में भी पढ़ा होगा, या फिर 11th के 12th में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहां पर भी आप इनके बारे में पढ़े होंगे। कि ज्योग्राफी का और साथ साथ में इन्वायरमेंट स्टडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेनली अगर हम प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी पर जल गैस संरक्षण, उनके बारे में पढ़ना, पर्यावरण घटनाएं, संधि समझौते सम्मेलन, राष्ट्रीय योजना संरक्षण, नेशनल पार्क, इन्हीं को आपको एक बार देखना है। आज के क्लास में हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे आ गए हैं, तो पूछने का तरीका कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इजीली बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और जो हाईली इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमने नीचे डिस्कस कर लिया। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो सिलेबस है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको कैसे स्टार्ट का होगा है वो कैसे है, उनका एनालिसिस पूरा सब्सक्रिप्शन है, ये सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो सवाल है अगर क्रिटिकल है तो ऑप्शंस को इसलिए 5 नंबर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छे से फोकस करें कि वाटर को
नुकसान होता है। यहाँ से 10 में से तो 7 से 8 सीमित रहेंगे। बाद में अगर आपको तो इसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से पता करिए कि एग्जाम आप क्लास को पूरी करने के लिए धन्यवाद।